मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने पिछले क्लास में हम आपसे मिले थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक्सरसाइज था 7.2। मैंने कुछ विदाउट स्लाइड के बताया था। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्लाइड के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ बढ़िया ढंग से बता सकूं। तो मैं स्लाइड शुरू करता हूं और हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा जैसे कि आप पढ़े हैं कि √x² माइनस x2 प्लस y², जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला से देखेंगे हमारे पास दो बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तो दूरी सूत्र बराबर ये फार्मूला होता है और इसको मैं पुट किया x2 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है 4 प्लस 4, यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। और इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2√2, ये हमारा आंसर होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इस प्रकार से अगला है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। तो स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। बिंदु ए बी सी, मान लीजिए बिंदु ए 1 5, बिंदु बी 2 3 तथा सी -2 -11 है। अब इसको डिस्टेंस फार्मूला द्वारा सोल्व करेंगे। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हल करने के बाद हमारा आता है √5। सिमिलरली इसी प्रकार से हम बी सी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी को भी बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारा फाइंड आउट होता है √212। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। हम फाइंड आउट करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको बता दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है। और इसको यहाँ से हल करने के बाद आप देख सकते हैं स्लाइड में क्लियरली बताया हुआ है। और इसको हल करने के बाद हमारा आता है √265। अब इससे एक थोड़ा सोचने वाली बात है कि यदि a जोड़ b बराबर a जोड़ b बराबर कितना आता है a और b को जब जोड़ते हैं तो ac के बराबर नहीं आ पाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि बिंदु a b c, यदि ab जोड़ bc बराबर ac होना चाहिए। इस मेथड से यहाँ हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर √265 के बराबर नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, बराबर नहीं का है। यदि बराबर है तो बराबर है, यदि बराबर को काटा हुआ है इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। तो इससे हम सिर्फ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और आपके टेक्स्ट बुक्स में है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित किया गया है। मैं इसको समराइज कर देता हूं। इस क्वेश्चन का क्या है कि एक लड़की निहारिका जो पंक्ति एडी के, अब देखिए हमारा बिंदु ए है और बिंदु बी है, ये दोनों के बीच की 100 गमले रखे हुए हैं, अर्थात प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पे है, जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाया गया है। और इधर दिखाया गया है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 इस प्रकार से करते हुए हमारा स्लाइड में बनाया हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये है कि निहारिका एक लड़की है जो दूसरे लाइन में इस एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, यानी एडी का 1/4 भाग दौड़ती है और झंडा लगाती है। यहाँ दिख रहा होगा कि झंडा लगाई है। सिमिलरली एक लड़की और है जो, उसका नाम है उसका नाम है प्रीत,
जो कि रो 8 में है, पंक्ति 8 में है, और इस एडी को 1/5 भाग पर जाकर झंडा लगाती है, अर्थात एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। हमारा दो बिंदु आया ए, और ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में देखेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में अभी आपको दिखाए कि निहारिका दूसरे लाइन में जो एडी था उसके 1/4 भाग वो जाकर झंडा लगाती है। सिमिलरली एक प्रीत लड़की है, वो भी पंक्ति के 8वें भाग में 8वें लाइन से 1/5 भाग जाती है और वहां एक झंडा लगाती है। इस प्रकार से निहारिका द्वारा झंडे का निर्देशांक हो जाता है n, 1/4, क्योंकि चौथाई भाग वो जाती है, और 100 मीटर जो उसकी डिस्टेंस है, तो इंटू 100 इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है 25 चौका 100, अर्थात उसका निर्देशांक होता है 2,25। सिमिलरली प्रीत भी इसको उसी प्रकार से करती है, 8वीं लाइन में है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 8वीं लाइन में है और 1/5 भाग हो जाती है ऊपर, और देखिए उसमें क्या है, यहाँ 1/5 होता है और 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी 100 थी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 बचे 100, अर्थात क्या होता है 8 और 20 होता है उसका। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, जैसे हम स्लाइड में दिखाए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ भी सिमिलरली वही केस बनता है। डिस्टेंस फार्मूला द्वारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा दूरी आता है √61। और क्वेश्चन यहाँ आता था, उसमें देख सकते हैं पिछले स्लाइड में कि क्वेश्चन है दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है। दूरी तो ज्ञात कर लिए। अब कहता है कि यदि रसीम एक नीला झंडा, ये दोनों एक तीसरी लड़की है जो इन दोनों झंडे के बीच में वो लगाती है, बीचों बीच यानी आधी दूरी यानी बीचों बीच, तो उसमें देखेंगे उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ देखिए रसीम द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक एनपी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हम पिछले स्लाइड में बताए थे कि ये दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। सेम केस किया जाता है, x1 प्लस x2 को आधा कर दिए जोड़कर, y1 प्लस y2 को जोड़कर आधा कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु का दूरी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन है, और इसको हल करने के बाद हमारा आता है रसीम का निर्देशांक 5 और 22.5। x अक्ष पर कितना होता है 5 और y अक्ष पर 22.5 मीटर हो जाती है, अर्थात वो कौन सी लाइन में जाती है, रसीम अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाती है। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन हुआ। और अब यह क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से है, बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक बिंदु ए है जो -1/6 किस अनुपात में बांटती है, अर्थात हमारा यहाँ से कौन सा फार्मूला अप्लाइड होता है, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड होता है। देखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी, इसके एक कहीं भी एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, तो हम इसको मान सकते हैं कि माना कि बिंदु P बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को K और 1 के अनुपात में बांटती है, अर्थात इसको कह सकते हैं यहाँ से M1 बराबर K मान लेंगे और M2 बराबर 1 मान लेंगे। तो हम विभाजन सूत्र से देखेंगे, विभाजन सूत्र बराबर फार्मूला होता है M1 इंटू M2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2। ये हमारा x अक्ष के लिए होता है, और y अक्ष के लिए हमारा होता है M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2। ये हमारे y अक्ष के लिए है। तो देखेंगे कि P का निर्देशांक होता क्या है। तो P का निर्देशांक हमारे पास सब दिया हुआ है। पहला है M1 बराबर हमने क्या पढ़ा K, तो K इंटू x2 हमारा क्या है x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई K प्लस 1। सिमिलरली अब इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। P के निर्देशांक हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -1/6। P के निर्देशांक हमने लिख दिया -1/6, और K का ये सबका वैल्यू K और x का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा हल होता है, और दोनों के बीच के तुलना करने पर
देखेंगे कितना को तुलना करेंगे, इस टर्म को, एक टर्म को इस टर्म के बराबर करेंगे और ये जो टर्म है इस टर्म के बराबर करेंगे। कहने का मतलब है x टर्म को x के साथ और y टर्म को y के साथ तुलना करेंगे और उसके बाद हमारा हल आता है k बराबर k माइनस 3 इक्वल टू k माइनस k माइनस 1। यहाँ से हल करने के बाद आता है हमारा k बराबर 2/3, अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि वो 2:7 के रेशियो में विभक्त करता है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। यदि इसमें भी यदि किसी को कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड देखेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे क्या है, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन है, माना कि बिंदु A और बिंदु B के मिलाने वाली रेखाखंड x। अब एक चीज यहाँ थोड़ा टॉपिक से हटता हूँ, मैं बताता हूँ कि बिंदु P को x और 0 क्यों माने। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए और क्लास में भी आपको बताया गया होगा कि x अक्ष पर हमेशा y नियामक 0 होता है और सिमिलरली यही केस बनता है जब y नियामक हो, y अक्ष हो तो उस पे x नियामक ऑलवेज 0 होता है। याद करने वाली बात है। अब यहाँ देखेंगे कि हम मान लिए कि x अक्ष से बिंदु P है, उसका नियामक x 0 है और यहाँ ये भी मानते हैं उसे किस अनुपात में बांट रहा है, तो k अनुपात 1 में बांट रहा है। तो यहाँ देख लेंगे, पिक्चर से कर लेते हैं ए बिंदु बी बिंदु, इसको k और x के द्वारा दिखाया गया है और इसको देखेंगे विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र द्वारा हल किए हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है और उसका p के निर्देशांक हमने यहाँ माना x0। तो p के निर्देशांक हमने यहाँ x0 लिखा बराबर, और x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पुट करके इसको यहाँ से कैलकुलेशन किए हैं। अब कैलकुलेशन तो नहीं बता पाएंगे, ऑलरेडी हम आपको स्लाइड में दिखा चुके हैं और इसको देखेंगे कैसे हुआ। ए यहाँ भी वही केस बनता है, इसके x वाले के साथ बराबर करेंगे और y वाले के साथ बराबर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद हमें हल प्राप्त होते हैं k बराबर 1। अब k का मान इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ देख लीजिए, यानी कि a इसमें k का वैल्यू रखेंगे। तो k का वैल्यू रखने के बाद हमारा x बराबर फाइंड आउट होता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद 3/-3/2। अब इसको लिखेंगे, अतः बिंदु a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर बिंदु P का नियामक हो जाएगा x बराबर हमारा यहाँ माने हैं x का वैल्यू हमारा आया -3/2 और y बराबर तो ऑलवेज 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है। इस प्रकार से उसको 1 और 1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु A B C D इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन में देखने वाली बात है, यहाँ y है और यहाँ x है, जो फाइंड आउट करना अननोन है। इसे फाइंड आउट करने के लिए स्लाइड देखेंगे, सॉल्यूशन में है, इस प्रकार से ड्राइंग कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लगातार इसी क्रम में लेने पर। यहाँ हमें क्रम चेंज नहीं करना है, क्रम को रेगुलर लेना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं A B C D सीरीज में है, लगातार है, क्योंकि यदि लगातार नहीं लेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन सही प्राप्त नहीं होगा। देखेंगे बिंदु A मान लीजिए, B C और D एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, लगभग समानांतर मैंने ड्रॉ किया है। अब इसे देखेंगे, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं।
समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, आप अच्छी भली भांति जानते हैं। जैसे आप वर्ग में भी देखे होंगे, एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, आयत में भी करते हैं। और उसमें समानांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर ये होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें भी बराबर होता है, लेकिन मुख्य अंतर ये होता है कि उसमें कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें कोण 90 डिग्री का परफेक्ट नहीं होता है। और एक चीज और होता है कि उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं। तो देखेंगे उसके लिए AC के समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु कहाँ होगा, AC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये होगा, है ना। आपको वीडियो में स्लाइड में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ये हमारा विकर्ण हुआ AC और एक विकर्ण हमारा BD है। इसके मध्य में बिंदु ये है, जो आप देख सकते हैं, या नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ, बिंदु ये है। और इस बिंदु पर हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब बीचों बीच होता है, मध्य होता है, तो दोनों को नियामक में आपस में जोड़कर आधा कर देते हैं। कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ उसको जोड़कर आधा कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे AC के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ x बाई 2, और y टर्म के लिए चलेंगे 2 प्लस 6 बराबर बट्टा 2, और इसको हल करने के बाद 3 जोड़ 4 बाई 2 और 5 जोड़ y बाई 2, और दोनों को तुलना करने पर हमारा क्या आता है कि 1 प्लस x बाई 2 बराबर 7 बट्टा 2, जो कि ऑलरेडी हमारा इधर हल करने के बाद आता है। दोनों टर्म को बराबर करते हैं तो, और इसी प्रकार से 2 जोड़ 6 यानी 8, और ये क्या हुआ बट्टा में 2। इस टर्म को इस टर्म से और इस टर्म को इस टर्म से तुलना करते हैं, यहाँ लिखे भी है तुलना करने पर। तो तुलना करने के बाद यहाँ हमें आता है 1 प्लस x बराबर 7 और 8 बराबर, अब 8 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों बट्टा में है ना। तो इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो इधर आएगा तो 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने दोनों में लिख दिया है। तो x बराबर यहाँ 6 प्राप्त होता है और y बराबर हमारा 3 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB पर एक वृत्त का व्यास है। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वृत्त क्या होता है, गोला के आकार का होता है, गोल होता है। ये 2D होता है, एक गोला होता है, वो 3D होता है। अर्थात 3D का मतलब, कहने का मतलब होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, और 2D कहने का मतलब 2 डायमेंशन अर्थात लंबाई और चौड़ाई होते हैं। इस स्लाइड में देखिए क्या है, यहाँ एक वृत्त का व्यास है, AB हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि केंद्र O है, तो एक चीज वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यदि उसका केंद्र भी दिया हुआ है, तो इससे हम क्लियर हो जाते हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर, AO बराबर OB, क्योंकि ये दोनों हमारे त्रिज्या हैं। तो देखेंगे कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए हम पिछले वीडियो यानी पिछले क्वेश्चन से आपको बताते आ रहे हैं कि उसे कुछ नहीं करना होता है, x टर्म वाले को जोड़कर x टर्म वाले के बाद बराबर कर देना होता है, आधा करके। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर 2, ठीक है। x प्लस 1 बाई 2, और y टर्म के लिए लिखेंगे y प्लस x, y प्लस 4 बाई 2, और हमारा बीच का नियामक O का नियामक दिया हुआ है 2 माइनस 3 है। अब दोनों को तुलना करते हैं, x टर्म के साथ तुलना करते हैं, y टर्म को y टर्म के साथ तुलना करते हैं। तो तुलना करने के बाद हमें प्राप्त होता है x प्लस 1 बाई 2 बराबर 2, और y प्लस 4 बाई 2 बराबर माइनस 3 प्राप्त होता है। और यहाँ से हल करने के बाद क्या प्राप्त होता है, x प्लस 1 बाई 4
तो x बराबर 3 और y प्लस 4 बराबर -6 अर्थात y बराबर -10। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि बिंदु A का जो नियामक होगा 3 - 10 होगा। ये हमारा आंसर होता है। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी बुक का है और उसका मैं सॉल्यूशन स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा दिया हुआ है बिंदु ए बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और ए पी बराबर, यहाँ कंडीशन दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये क्वेश्चन है, अर्थात यहाँ इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3/7 अर्थात इसको कह सकते हैं 3:4। तो देखेंगे AP बराबर यहाँ दिया है, AP बराबर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए BP बराबर क्या होगा 4/7 AB। ठीक है। और AP अनुपात BP बराबर होगा 3:4। देख सकते हैं यहाँ A B और ये हमारा क्या है B है। कोई बिंदु P मान लेते हैं जो M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4 हुआ। क्यों? क्योंकि दिया AP, तो AP और AB, AP और AB, ये देखिए पिछले बार में क्या था, इतना आधा आधा मानते थे, इतना और इतना का अनुपात होता था, लेकिन हमारा यहाँ दिया हुआ है इतना बटे इतना, इसलिए हम यहाँ इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। ठीक है। तो देखेंगे सेक्शन फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और सेक्शन फार्मूला का वही सूत्र जो हम पिछले कई क्वेश्चनों से बताते हैं, पिछले कई स्लाइडों में भी बताए हैं, तो आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार उसको तो उस फार्मूला को बताना उचित नहीं है। हम डायरेक्ट आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। M1 हमारे कितना है अभी बताए थे 3 है, तो 3 इंटू x2 हमारा क्या है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 हमारा क्या है M2 इंटू -2 x1 हो गया बटे M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 4। सेम y टर्म के लिए भी वही होता है, 3 इंटू y2 -4 प्लस 4 इंटू -2 बटे 3 प्लस 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आता है -2/7 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -20/7 आता है। अर्थात कह सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक -2/7 और -20/7 होगा। एक क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद है आपके बुक का, देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु AB को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर में? 4 बराबर भागों में। स्लाइड में देखिए क्या है, कैसे है। हमने एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ किया AB, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है AB, A से B खींच लिया, उसके नियामक लिख दिया। अब कह रहा है 4 बराबर भागों में, यानी उसको 3 टुकड़ा में 3 जगह काटेंगे। उसे कितना जगह काटना है? 3 जगह काटना है। तो मान लीजिए एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है। तीनों को बराबर भागों में बांटना है, अर्थात ये 1 हो गया तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तब ना 4 बराबर भाग होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इस बिंदु का नियामक ज्ञात करते हैं, P बिंदु का नियामक ज्ञात करते हैं और इस शेष 2 बिंदु को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से M1 बराबर 1 हो जाएगा और इधर देखिए कितने भाग हो गए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो एक दूरी P से B की पूरी दूरी कितना हुआ? 3, और A से P की दूरी कितना हुआ? 1। इसको कह सकते हैं कि 1:3, M1 बराबर 1 और M2 बराबर 3। तो यहाँ से हम x P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा M1 कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे और x2 हमारा कितना है? देख सकते हैं 2,
तो 1 गुना 2, और 3 हमारा क्या है, m2 हमारा 3 है, तो 3 गुने -2 बट्टे m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3। तो यहाँ देखेंगे अगला हमारा इसी में है, y टर्म के लिए ज्ञात करेंगे। तो m1 इंटू y2 दिख रहा होगा कि 8 है, तो y2 प्लस m2 कितना है, 3 है, 3 गुने y1 तो 2। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस 3, क्यों, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है, m1 हमारा 1 है और m2 2 है, 3 है, तो इसको जोड़ दिए। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से तो आता है -4/4 और यहाँ से आता है 14/4। तो देखिए तो -4 है और 4 है, तो इसको काट देंगे तो -1 वैल्यू आएगा, और 14 और ये क्या है 4 है, तो इसको 2 टर्म में काटेंगे, 2 से काटेंगे ऊपर नीचे, तो ये 7 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, अर्थात ये इसका आ गया, पी का नियामक कितना आ गया, -1 और 7/2 आया पी का नियामक। सिमिलरली हम एक चीज और देखेंगे कि बिंदु Q को लेते हैं, अब बिंदु इस ए पी भूल जाते हैं और बिंदु आर भूल जाते हैं, बिंदु P भूल जाते हैं क्योंकि P का भी फाइंड आउट कर लिए, Q को फाइंड आउट करना है और अभी R को भूल जाते हैं। तो देखेंगे AQ का दूरी कितना होता है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 हुआ, और QB की दूरी क्या होगा, 1 ये है 1 ये है, क्योंकि सब बराबर भाग में है, तो इसको क्या कर लेंगे 2 और 2, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 2, अर्थात ये क्या है, बीचों बीच की दूरी है, Q क्या है, बीचों बीच की दूरी है, तो सेक्शन फार्मूला भी लगाएंगे तो वही बात होगा। और हम आपको डायरेक्ट बताए थे कि दोनों जब बीचों बीच होता है तो दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम प्रेजेंटेशन में आपको सेक्शन फार्मूला द्वारा अप्लाई किए हैं, तो भी उसका अगला स्लाइड में देखिए क्या है। इसमें देखेंगे करने के बाद हमारा 0, पिछला स्लाइड कीजिए सर, यहाँ देखेंगे a 0/4 आता है और 20/4 आता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 0, और 20 को 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी हम Q का वैल्यू कितना आया हमारा, पिछला स्लाइड थोड़ा कीजिएगा सर, Q का कितना आया निर्देशांक, Q का निर्देशांक हमारा 0.5 आता है। सेम वही प्रोसेस होगा, वही क्वेश्चन के लिए जैसे पिछले स्लाइड में हम आपको बताया था कि इधर 2 भाग को भूलना है, इधर 1 भाग को, पिछला स्लाइड Q के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो Q के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 भाग 2 भाग और 3 भाग रहा, तो AR बराबर 3 हो जाएगा, ये दोनों को भूल जाना है, AR बराबर 3 और BR बराबर 1, अर्थात हम कह सकते हैं M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 होगा। अगला स्लाइड सर करेंगे, यहाँ देखेंगे Q के निर्देशांक, वही बात आती है Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक या हमारा कैलकुलेट करेंगे पिछले स्लाइड के हेल्प से, तो हमारा स्लाइड में मैं सही लिखा हूँ, मिला लीजिएगा और आप खुद से हल करके देखेंगे तो आता है हमारा 4/4, अर्थात इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 26/4 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13/2। इस प्रकार से हम P, Q और R तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, इतना आएगा जो कि सही है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके इसी क्रम में, यहाँ भी अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम अब बताए थे क्रम, वही क्रम में लिखना है जिस क्रम में दिया हुआ है। तो इसका देखेंगे कैसा है, संकेत में देखिए आपको दिए, क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखेंगे स्लाइड हमारा है A, B, C और D, ये हमारा स्लाइड है। अब देखिए तो लगातार है, लगातार एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे समचतुर्भुज आया
तो इसके जैसा एक और वर्ग आकृति आती है, वो होती है वर्ग। उसमें क्या होते हैं, उसमें सभी कोण बराबर होते हैं वर्ग में, और इसमें सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। एक चीज और होता है, उसका पहचानने का, वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर ये होता है, उसकी सभी यानी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और इसका दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर बताया था, सेम अंतर यहाँ भी वही प्रकार का होता है, और इसकी भुजाएं भी आपस में लगभग, उसकी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक चीज थोड़ी समझने वाली बात है कि इसका क्या कह रहा है, विकर्ण ज्ञात करना। तो विकर्ण कैसे ज्ञात होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सिमिलरली इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, हम डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किए थे, उसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण कैसे होगा, विकर्ण हमारा होगा ए सी, तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं आपको भली भांति पता है, और यहाँ से बीडी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। यही तो हमारा क्या है, विकर्ण है। जब दोनों विकर्ण आ जाएगा, यहाँ देखें विकर्ण हम ज्ञात किए हैं, ए सी बराबर कितना आया है, रूट अंदर 32 है, इसको फैक्टराइज किए हैं तो क्या आता है, 4√2 आता है। और सिमिलरली विकर्ण बीडी है, जो उसको कैलकुलेट किए हैं तो उसको √72 आता है, इसको फैक्टराइज किए हैं तो 6√2 आता है। अब कहते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर उसके दोनों विकर्णों का आधा होता है। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर होता है 24 वर्ग इकाई। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ वर्ग इकाई क्यों आया, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और क्षेत्रफल को कभी भी स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग इकाई लिखा जाता है। यदि मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखते हैं, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, या उसका स्क्वायर लिखते हैं। सिंपली हम स्क्वायर लिखते हैं या वर्ग लिखते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यदि एग्जाम में वर्ग इकाई आप नहीं लिखते हैं तो नंबर 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा। और देखते हैं इस प्रकार से हमारा सभी स्लाइड खत्म हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बात और है कि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।